ओके डिस्टेंस बड़े फास्ट आप चल रहे हैं। चैप्टर 5 आपने कर दिए हैं कंप्लीट और अब है चैप्टर 6। चैप्टर 6 भाई इसमें सब कुछ टेस्ट है। सबसे पहले है फिटनेस टेस्ट, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। इसने 2 एज ग्रुप के लिए टेस्ट बनाए, 5 से 8 साल के लिए और 9 से 18 साल के बच्चों के लिए। 5 से 8 साल में क्लास 1 to 3 और 9 से 18 ईयर्स क्लास 4 to 12 में आप हो। ओके सबसे पहले दोनों में कॉमन है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसका फॉर्मूला है वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाय हाइट इन मीटर। हाइट इन मीटर का होल स्क्वायर। मतलब किसी का 70 किलोग्राम वेट है और 1.70 हाइट है, तो भाई उसका स्क्वायर करना है आपको 70 बाय ये इसका फॉर्मूला है, ये बीएमआई। ठीक है, इसको सोल्व कर देना। अगर 18 पॉइंट से लेके 24.9 तक आ रहा है, 18.5 से 24.9 ये हेल्दी वेट है, इससे कम है अंडर वेट, इससे ऊपर है ओवर वेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया बीएमआई। बीएमआई के बाद हम आगे बढ़ते हैं। बीएमआई के बाद क्या है, बॉडी मास इंडेक्स समझ गए ना, हाइट के अनुसार सही वजन होना। उसके बाद क्या है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट और प्लेट टैपिंग। प्लेट टैपिंग टेस्ट क्या होता है, देखो प्लेट टैपिंग टेस्ट में आपने एक सिंपल सा चीज़ है, 2 आपके पास पॉइंट होंगे, बीच में आपने हैंड रखना है, टैप करना है। दिस इज प्लेट टैपिंग टेस्ट। इसमें मेन पॉइंट क्या है, प्लेट टैपिंग टेस्ट में आपका कितना टाइमिंग्स में कितना एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ सही तरीके से, जो आपको मैं इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ, प्लेट टैपिंग टेस्ट जो है 5 से 8 साल के लिए, और इसमें आपको 20 सेंटीमीटर में डिस्टेंस में होंगे और 25 फुल साइकिल करना है। मतलब 1 2 ये 2 मान जाएंगे, ये आधा मान जाएगा 1, तो 50 साइकिल्स आप कितनी सेकंड्स में कर रहे हो, ये टेस्ट है। तो प्लेट टैपिंग टेस्ट क्या, कोऑर्डिनेशन टेस्ट है ये, कोऑर्डिनेशन। और थर्ड आपका है आपका फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, ये भी छोटे बच्चों के लिए है। और इसमें क्या करना है, कोई भी बीम वगैरह होता है उसके ऊपर खड़े होना है, कितना 60 सेकेंड्स के लिए। देखिए फ्लेमिंगो टेस्ट बिल्कुल, ये मान लीजिए जैसे ये बीम है और इस पर आप इस तरीके से खड़ा होना है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। और आपने चेक करना है कि 60 सेकेंड्स में वो कितनी बार फॉल कर पाया, हो सकता है एक बार भी ना हो। तो ये हो गया आपका एज 5 to 8 ईयर्स के लिए, ये कंप्लीट हो गया। सेकंड 9 to 18 के लिए बीएमआई। पहले तो बीएमआई आपने पढ़ लिया, बॉडी मास इंडेक्स, वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाय हाइट इन मीटर्स। दूसरा 50 मीटर स्पीड टेस्ट। 50 मीटर स्पीड टेस्ट मतलब ऑन यू मार्क और ये फिनिश लाइन, जैसे तुम्हारी 100 मीटर होती है ना, 50 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक आप कितना टाइम लेते हैं, दैट इज 50 मीटर टेस्ट। सिंपल स्पीड मापता है। नेक्स्ट इज 600 मीटर रन वॉक, ये होता है ना ट्रैक, आपका ट्रैक होता है। और इसके 400 मीटर का होता है, तो 600 मीटर चाहे दौड़ो या वॉक करके जाओ, उसका टेस्ट होता है। ये एंडोरेंस मापता है, मतलब सहन क्षमता, और ये स्पीड। इसके बाद आपका आ गया सिट एंड रीच टेस्ट। ये क्या मापता है भाई, सिट एंड रीच, पश्चिमोत्तानासन की तरह। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ सिट एंड रीच क्या होता है। सिंपली एक आपने ऐसे बैठना पश्चिमोत्तानासन की तरह, लाइक दिस। ऐसे आगे इस टेस्ट होता है, जहां पर आपके पैर है घुटने सीधे होने चाहिए, वहां आपके 0 मार्क्स, पीछे नेगेटिव, और आगे तक जितना आप जाते हो, जितना भी आप जाते हो, दैट इज योर मार्क्स। सिट एंड रीच टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट आपको समझ में आ गया। इसके बाद आपका आ गया पुशअप्स फॉर बॉयज और मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर गर्ल्स। पुशअप्स फॉर बॉयज तो आप समझते हैं, मॉडिफाइड पुशअप्स में घुटना रखा जाएगा। मॉडिफाइड गर्ल्स के लिए है मॉडिफाइड पुशअप्स। मैं आपको मैट पे करके दिखा देता हूँ, तो एक बार इधर आइए। तो इसमें आप पुशअप्स के लिए क्या है, मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर द गर्ल्स, घुटना रखकर डिप्स लगाना, दिस इज मॉडिफाइड। एंड बॉयज के लिए लाइक दिस, मॉडिफाइड पुशअप्स। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल्स के लिए कर्ल अप,
लाइक दिस। यहाँ पर एक आपने मार्क करना है, आगे जाना। दिस इज फॉर एब्डोमिनल्स। एब्डोमिनल्स के लिए आप इस चीज को कंप्लीट करेंगे। इसमें और क्या क्या लिखना है? फॉर एग्जाम्पल पुशअप्स बॉयज के लिए क्या मापता है? अपर बॉडी स्ट्रेंथ, ठीक है, चाहे गर्ल्स और बॉयज, अपर बॉडी स्ट्रेंथ मापता है। पार्शियल कर्ल अप जो मैंने एब्स का क्रंचेस करके दिखाया था, वो पेट की ताकत, एब्डोमिनल्स की ताकत, ठीक है। और 50 मीटर आपने पता चल गया एंडोरेंस। और कितनी कितनी देर ये करना है? पुशअप्स आप कितने भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रिकली एंड जोन्स टेस्ट, सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट जो है वो 60 प्लस के लिए होता है, याद रखना। क्वेश्चन आ गया, अगर एक ओल्ड महिला आपके पास आई और उसने आपसे बोला कि मेरे ऊपरी कंधे में ऊपरी कमर में लचक कम है, तो कौन सा टेस्ट लगाओगे? तो भाई आपने सीट एंड रीच नहीं लगा देना है, वो रिकली एंड जोन्स में से लगाना, क्योंकि सीनियर सिटीजन वर्ड आ गया। रिकली एंड जोन्स में सबसे पहले चेयर स्टैंड टेस्ट। चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए 44 सेंटीमीटर की एक चेयर होगी। उसके लिए आपने लाइक दिस, जो हमारे सीनियर सिटीजन है बैठेंगे और खड़े होंगे, जैसे आप स्क्वाट करते हो, ठीक है। कितने सेकंड के लिए? 30 सेकंड के लिए। तो आपने वो नोट कर लेनी है कि ये कितने इन्होंने चेयर स्टैंड टेस्ट किया। तो उसके बाद आप उनका नॉर्म्स में चेक करके बता सकते हो कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, सही। नेक्स्ट इज आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट ये भी अपर बॉडी स्ट्रेंथ, जैसे डंबल होते हैं ना, जैसे डंबल होते हैं, मान लीजिए डंबल है, ये डंबल है, ठीक है। ये डंबल बनने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। डंबल है, अब डंबल गर्ल्स वुमेन के लिए 5 पाउंड और मेन के लिए 8 पाउंड। मतलब एक हाथ में आपको का डंबल देना है, चेयर पे बिठा के, कि 30 सेकंड में कितने डंबल वो कर पा रहे हैं। दैट इज व्हाट, दैट इज आर्म कर्ल टेस्ट। मेरा मत चेक कीजिए, इट इज फॉर सीनियर सिटीजन्स। नेक्स्ट इज चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, आपने सिट एंड रीच टेस्ट किया था, अभी चेयर सिट एंड रीच टेस्ट कैसे करना है? सीनियर सिटीजन को चेयर पे बिठाना है और लाइक दिस, यहां तक 0, आगे जाता है प्लस, पीछे माइनस। चेयर सिट एंड, ये क्या मापता है? सिट एंड रीच। चेयर सिट एंड रीच क्या मापेगा? फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच टेस्ट जो मैंने बताया था, ये दोनों भाई मिलनी चाहिए, मेरे तो नहीं मिलता है, ऐसे फिंगर्स मिलना चाहिए। जहां तक फिंगर्स पीछे मिलती हैं 0, जितना आगे बढ़ेगा प्लस होता चला जाएगा। ये क्या मापता है? अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, लचक। नेक्स्ट इज 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। क्या मापेगा? एजिलिटी। कैसे? मान लीजिए ये एक कोन है, ये एक कोन है, मैंने यहां पर 8 फीट पे है, आपने कहना गो, सीनियर सिटीजन जाएंगे और एक राउंड उनका लगाकर बैठेंगे। तो आपने टाइम नोट करना है कि कितनी देर में वो टेस्ट कंप्लीट किया। नेक्स्ट इज 6 मिनट वॉक फॉर एरोबिक एंडुरेंस। 6 मिनट आपने वॉक करानी है और आपने चेक करना है कि कितना डिस्टेंस इन्होंने कंप्लीट किया 6 मिनट में। वो यार्ड्स में भी नोट कर सकते हो, मीटर में भी नोट करते हो, लेकिन आपके इसमें यार्ड्स में नोट करना है। ये क्वेश्चन आ सकता है, 6 मिनट वॉक टेस्ट किसमें मेजर किया जाता है? इन यार्ड्स। ओके, वेरी गुड। 6 चैप्टर आपने कंप्लीट कर दिए, शायद 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा। बहुत बढ़िया और क्विक, मुझे लग रहा है कि फ़ायदा आपको मिल रहा होगा। टॉपिक्स सभी टच हो रहे हैं। चलिए अब हम बातें करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, यूनिट 7, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। अगर हम हिंदी में इसको बात करें तो इस चैप्टर का नाम है शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेल चोटें। क्या होती है? फिजियोलॉजी इज व्हाट? द स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ बॉडी। मतलब शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर की हमारे कौन सा अंग क्या क्रिया करता है उसके बारे में अध्ययन। जैसे हार्ट की क्या कौन सी क्रिया करता है? पंपिंग करता है ब्लड को, तो बॉडी में पहुंचाता, तो वो आप
फेफड़ों का कार्य क्या है? सांस, ऑक्सीजन को लेना। तो इस टाइप से क्या क्रिया करता है? तो सबसे पहले आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस क्या होती है? शारीरिक पुष्टि क्या होती है? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फिजिकल फिटनेस क्या होती है। ए पर्सन इज एबल टू डू हिज डेली टास्क इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और एनफ एनर्जी रिजर्व कि वो एबल टू डू रिक्रिएशन एंड हैंडल इमरजेंसी सिचुएशंस। मतलब एक आदमी अपनी दैनिक कार्य को अच्छे से कर पाए और उसमें उतनी ऊर्जा बच जाए कि वो मनोरंजन कर सके और भाई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो उसको हैंडल कर जाए। जो आप मसल्स देखते हो, बॉडी बिल्डिंग देखते हो, दैट इज़ नॉट द फिटनेस। फिटनेस एक डॉक्टर के लिए अलग है, एक टीचर के लिए अलग है, स्टूडेंट के लिए अलग है, कंडक्टर के लिए अलग है, ड्राइवर के लिए अलग है। अपना काम अच्छे से करना और भाई घर आके मुंह लटकाने आना, फन कर सके और रात को भूकंप आ जाए तो बच भी सके, दैट इज फिजिकल फिटनेस। ओके, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं फिजिकल फिटनेस के? फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट भाई स्ट्रेंथ, सीधी सी बात है। इसको आप ना अगर ये चैप्टर अच्छे से कर पाओगे, ये चैप्टर आप अच्छे से कर लोगे ना, तो आप ये समझ लो कि 10वां चैप्टर के भी टॉपिक्स कर रहे हो। स्ट्रेंथ, इसकी डेफिनेशन क्या है भाई? द एबिलिटी ऑफ मसल्स, द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस। हिंदी में बोले तो मांसपेशियों की वह शक्ति जो प्रतिरोध पर विजय हासिल करने में सक्षम है या प्रतिरोध के खिलाफ लगाई जाती है या विरुद्ध लगाई जाती है। एग्जाम्पल, वेट उठाना, वेट लिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, अगर मैं इसको उठा लूँ, ये रेजिस्टेंस है, एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेजिस्टेंस, इसको उठाना, दिस स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज स्पीड, द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू डू मैक्सिमम वर्क इन मिनिमम टाइम। भाई 100 मीटर लगा दिया आपने बोर्ड से भी पहले 9.50 सेकेंड्स में, तो आप स्पीड तगड़ी है। चलो नेक्स्ट इज एंडोरेंस। पहला तो वही द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू डू ए वर्क फॉर लॉन्गर टाइम, ज़्यादा समय के लिए बिना थके कोई कार्य करना। हिंदी में इनको क्या बोलेंगे? इस स्पीड को बोलेंगे मांसपेशियों का वह बल जिसमें अधिक कार्य कम समय में किया जाता है। एंडोरेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? मांसपेशियों का वह बल जिसमें एक कार्य को बिना थके लंबे समय के लिए किया जाता है। सिंपल। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। भाई रेंज ऑफ मोशन, इसको ROM याद कर लो, अराउंड ए ज्वाइंट। मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती भाई, जोड़ों में होती है। हिंदी में बोले तो जोड़ों के इर्द गिर्द गति का विस्तार, मतलब मेरी एल्बो में कितनी गति का विस्तार हो सकता है, इट इज फ्लेक्सिबिलिटी। इस चैप्टर में इतना ही है, लेकिन एक चैप्टर, चलो उसमें एक टॉपिक और आएगा जब तभी करेंगे। तो ये हो गया हमारे फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। तो हम बात करते हैं अब बात करते हैं, यहाँ भी एबिलिटी ऑफ मसल्स है भाई, द एबिलिटी ऑफ मसल्स। इसका उदाहरण मैराथन रेस, इसका उदाहरण कोहनी को मोड़ना, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो। चलिए अभी इधर बात करते हैं। सबसे पहला है भाई फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं, शक्ति को प्रभावित कौन कौन करता है? तो एक इसमें याद कर लो, मसल कंपोजिशन, सभी में आएगा वो, फ्लेक्सिबिलिटी को छोड़ के, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट में होती है। मसल कंपोजिशन दो प्रकार का, वाइट और रेड, लाल और सफ़ेद। लाल को बोलते हैं स्लो, धीमा, और फास्ट बोलते हैं वाइट को। जिसकी बॉडी में वाइट फाइबर्स ज़्यादा है उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ मतलब शक्ति और स्पीड मतलब गति ज़्यादा होगी, और जिसकी बॉडी में रेड फाइबर ज़्यादा है, मतलब रेड इज रिलेटेड विद ऑक्सीजन, रेड फाइबर ज़्यादा उसकी बॉडी में सहन क्षमता मतलब एंडोरेंस ज़्यादा होगा। तो पहला तो हो गया आपका मसल कंपोजिशन।
अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, अगर वाइट फाइबर्स ज़्यादा है तो। दूसरा आपका आ गया मसल साइज। भाई ज़्यादा बड़ी मसल होगी तो ज़्यादा ताकत होगी। जैसे पैरों की मसल्स, पैर, थाई कितनी बड़ी होती है, हम पूरे दिन खड़े हो पाते हैं, हाथों पे नहीं खड़े रह पाएंगे। बड़ी मसल ज़्यादा ताकत। तीसरा पॉइंट लीन बॉडी मास। लीन बॉडी मास मतलब जिसमें वजन ज़्यादा होगा, जिसमें मसल्स का वजन ज़्यादा होगा, उसमें शक्ति ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम मोबिलिटी। हमारे को कौन सा मैसेज, हमारे नर्वस सिस्टम जितना जल्दी एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, क्योंकि मैसेज तो उसी ने देना, माइंड ने देना है। अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कल आपका क्लास टेस्ट है, चल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, आप क्या प्रिपरेशन करोगे मैं जानता हूँ। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कल आपका बोर्ड का पेपर है, आपका मैसेज अलग ही आएगा बॉडी से। आपके पीछे डॉगी जब पड़ता है तो आपकी दौड़ अलग होती है, नॉर्मली आप अलग दौड़ते हो। तो दिस इज अबाउट द मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे तंत्रिका तंत्र से क्या आवेग आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, उस चीज़ पर भी डिपेंड है। नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर्स डिफाइन करते हैं स्पीड को। सबसे पहले तो आ गया मसल कंपोजिशन। वाइट है तो स्पीड ज़्यादा है, और रेड है तो स्टेमिना ज़्यादा है, तो मसल कंपोजिशन। दूसरा, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, विस्फोटक शक्ति। जिसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उसमें स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। तीसरा आपका आ गया मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। वही नर्वस सिस्टम का कार्य है मैसेज देना। वही मैंने बताया, आपके अगर पीछे डॉगी पड़ जाए तो क्या स्पीड होगी आपकी। और अगर नॉर्मली अगर आप मम्मी पापा सुबह उठ के कहते बेटा एक बार जाके पार्क को हाथ लगा के आओ, तो आपकी चाल अलग होगी, मतलब मैसेज कैसा है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप में लचक ज़्यादा है तो आपके कहते हैं ना स्ट्राइड्स ज़्यादा बड़ी होंगी, स्ट्राइड्स ज़्यादा बड़ी होगी तो जल्दी जल्दी डिस्टेंस को माप दोगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी पे भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट इज बायोकेमिकल रिजर्व्स। हमारे अंदर कितने रासायनिक तत्व हमारे कितना जमा है, एटीपीज। अगर हमारे एटीपी जल्दी फॉर्म हो रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा आएगी। चलिए, नेक्स्ट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन एंड्योरेंस। सहन क्षमता को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। सबसे पहले एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक मतलब विद ऑक्सीजन, जिस कार्य को करते हुए हमारी ऑक्सीजन जो है वो उसकी पूर्ति हो रही है, दैट इज एरोबिक कैपेसिटी। सबसे पहले ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन अच्छे से जा रही है, कोई अस्थमा नहीं है, कोई सूजन नहीं है, ऑक्सीजन पे डिपेंड है सहन क्षमता। उसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन तो आ गई लेकिन हार्ट ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होना है। मान लो यहाँ पर इस मसल्स में, ये मसल्स काम कर रही है, यहाँ इसको ऑक्सीजन चाहिए तो ट्रांसपोर्ट होगा, तभी तो एंड्योरेंस होगा। तीसरा है ऑक्सीजन अपटेक, VO2 मैक्स भी बोलते हैं इसको, मतलब वो मांसपेशी उसको ग्रहण कर पा रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच गई, ग्रहण नहीं करेगी तो कोई फायदा नहीं, तो ऑक्सीजन अपटेक। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। हमारी बॉडी में थकावट होती है लैक्टिक एसिड के कारण, लैक्टिक एसिड विल पावर के कारण उसकी टॉलरेंस बढ़ती है। नेक्स्ट इज मूवमेंट इकोनॉमी। कोई भी गति हम कर रहे हैं, मान लीजिए आप पढ़ रहे हो 8-10 घंटे पढ़ना, तो आपकी बॉडी रिलैक्स है। एक आप ऐसे टाइट होकर पढ़ोगे तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो जब हमारी गति में इकोनॉमी होगी, मितव्ययता होगी, गति में मितव्ययता होगी, तो हमारी स्टेमिना ज़्यादा होगा। और मसल कंपोजिशन तो आपको पता है, मांसपेशीय संरचना सफ़ेद और लाल। सफ़ेद में कौन सा होता है, स्ट्रेंथ और स्पीड, और उसमें सहन क्षमता लाल में। नेक्स्ट इज लचक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक, मतलब फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। पहला तो हो गया मसल स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ होगी तभी तो हम जॉइंट को हिला पा रहे हैं। नेक्स्ट इज जॉइंट स्ट्रक्चर, जोड़ों की संरचना। जैसे हमारी गर्दन पूरी घूम जाती है, एल्बो सिर्फ ऐसे ऐसे घूमती है एक साइड। एज, ज़्यादा बड़ी एज में लचक कम होती है, छोटी एज में ज़्यादा होती है। जेंडर, ऐसा रिसर्च में पाया गया है फीमेल में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इंटरनल एनवायरनमेंट, अगर हमारा शरीर गर्मा गया है, ठंडा है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, शरीर गर्माने के बाद ज़्यादा। इंजरी, चोट अगर लगी हुई है तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मतलब हमारे हृदय वाहिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। हृदय वाहिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई व्यायाम का? 2 प्रभाव पड़ते हैं, शॉर्ट टर्म
मतलब अभी आपने एक्सरसाइज की और लॉन्ग टर्म। अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम के अफेक्ट प्रभाव किस पे? कार्डियो पे, कार्डियोवास्कुलर, हृदय वाहिका पे। तो हम बात करेंगे पहले भाई हार्ट साइज। अभी आपने अभी एक्सरसाइज स्टार्ट की 5-10 मिनट के लिए, तो मतलब अभी स्टार्ट की, तो हार्ट साइज एकदम बढ़ेगा क्या? नहीं, नो इफेक्ट। लेकिन आप 10 साल से एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका हार्ट साइज आपका, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, ओके सॉरी। और लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होगा? अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो 10 साल से, बिगर, बड़ा हो जाएगा हार्ट साइज। नेक्स्ट इज हार्ट रेट, हृदय दर, हिंदी में बोलेंगे इसको हृदय का इसको साइज, हृदय हार्ट साइज, और यहाँ पे हृदय दर, हार्ट रेट क्या है? शॉर्ट टर्म, अभी आपने एक्सरसाइज किया, बढ़ती है ना, इंक्रीज, और लॉन्ग टर्म में भाई डिक्रीज होगी। ओलंपियंस की हार्ट रेट 30 भी मिली है, बड़ा साइज हो जाता है, नलके में पानी ज़्यादा आ जाता है, हार्ट एकदम ब्लड फेंकता है ज़्यादा बॉडी में, ये जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट इज कार्डियक आउटपुट, जो, और स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक दर, और हृदय का जो आउटपुट है वो इसमें भी बढ़ेगा और इसमें भी बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म भी बढ़ेगा, ये दोनों। ये क्या होते हैं भाई, ये समझ लो, इसमें से क्वेश्चन आता है। कार्डियक आउटपुट मतलब हिंदी में बोले तो हमारे बाह्य निलय द्वारा 1 मिनट में फेंका गया खून शरीर की तरफ, और स्ट्रोक वॉल्यूम 1 स्ट्रोक में, हमारे हृदय के बाह्य निलय द्वारा 1 स्ट्रोक में फेंका गया रक्त शरीर की तरफ, स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक वॉल्यूम 1 मिनट में। इंग्लिश में बोले तो द ब्लड पंप्ड आउट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 मिनट टुवर्ड्स बॉडी। स्ट्रोक वॉल्यूम, द ब्लड पंप्ड आउट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट टुवर्ड्स बॉडी। तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ये हो गया। और क्या इसमें आप डाल सकते हैं? ब्लड फ्लो, ब्लड वॉल्यूम, ये बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से 4-5 पॉइंट आप बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज के इफेक्ट क्या होते हैं मसल्स पर। मसल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है भाई? साइज ऑफ मसल्स बढ़ जाता है ना, बिगर हाइपरट्रोफी हो जाता है, और कैपिलरीज की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, मांसपेशियां टोन में रहती है, खिंची हुई रहती है ना। नॉर्मली भी खड़े होते हैं तो भी मसल्स दिखती है थोड़ी थोड़ी, दैट इज मतलब टोन पोजिशंस में। वसा को कम करता है, मस्कुलर सिस्टम पे ये इफेक्ट आएगा, और थकावट कम रहती है, और हमारा बॉडी पोस्चर अच्छा होता है, मतलब हमारा पोस्चर अच्छा होता है। चलिए यहाँ तक हो गया। चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज में हम क्या पढ़ेंगे? खेल चोटें। खेल चोटों में क्या है? हमारी जो इंजरियाज हमें खेल के दौरान लगती है, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, जो हम इंजरीज फेस करते हैं। टाइप्स, आपके टाइप्स हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज और हार्ड टिश्यू इंजरीज। कोमल उत्तक चोट, कठोर उत्तक चोट। कोमल उत्तक चोट में क्या क्या आ गया? अब्रेजन, छिलना, रगड़ लगना, ऐसे रगड़ लग दिया, बैंडेज लगा देती है मम्मा, है ना, अब्रेजन। नेक्स्ट इज कॉन्ट्यूजन, बॉक्सर पंच लग गया, कॉन्ट्यूशन मतलब ब्लड वेसल्स, रक्त की जो झिल्लियाँ है वो फट जाती है अंदर से, लेकिन स्किन नहीं फटती है, अंदर से नीला हो जाता है। नेक्स्ट इज स्प्रेन। स्प्रेन इज द इंजरी ऑफ लिगामेंट। स्ट्रेन इज द इंजरी ऑफ टिश्यूज, फॉर एग्जाम्पल मसल्स। नेक्स्ट इज लेसरेशन और इंसीजन। भाई लेसरेशन और इंसीजन दोनों स्किन की चोटें हैं। इंसीजन, इनमें डिफरेंस क्या है? मतलब कट लगना, चाकू से कट लगना। इंसीजन एक चीरा है,
एक तरीके से लगाया जाता है डॉक्टर्स वगैरह के द्वारा, ये एक तरीके से कट ना फटना। और लेसरेशन अनकंट्रोल्ड, एक तरीके से ना कटना फटना, चाकू यहाँ लगा ऐसे ऐसे घूम गया, पता नहीं कैसा कौन सा आंकड़ा बना दिया, 36 का आंकड़ा बना दिया, कौन सा हो गया, दैट इज लेसरेशन। ओके, नेक्स्ट इज जॉइंट्स की इंजरीज। जॉइंट्स की इंजरीज दो प्रकार की, डिसलोकेशन जिसको हम लक्सेशन भी बोलते हैं, मतलब अपनी जगह से डिसलोकेट हो गया, स्थापन मतलब जॉइंट्स का अपनी जगह को छोड़ देना कहते हैं ना, और सबलक्सेशन पूरा जॉइंट निकल जाना और आधा निकलना, सबलक्सेशन। कहाँ कहाँ होती है जॉइंट इंजरीज? जहाँ भी जोड़ होगा, कंधे का जोड़, कोहनी का जोड़, जौ जोड़, रिस्ट, जहाँ भी जोड़ है वहाँ पे जॉइंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज बोन। बोन मतलब बोन की चोट क्या होती है? बोन की चोट भाई सीधी सी बात है, हड्डी का टूट जाना। कौन कौन से होती है बोन इंजरीज? सिंपल। सिंपल में क्या होता है भाई, हड्डी टूटी अंदर से, स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं, बोन इंजरी सिंपल फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर, इसमें क्या होता है, बोन भी टूट गई और भाई ऊपर से स्किन भी फट गई। तीसरा है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड में क्या है, एक बुक होगी यहाँ पे हिंदी का, उसका मैं हिंदी में भी साथ में करा रहा हूँ, वो वाले रखिए जो। इनके नाम क्या है हिंदी के? सिंपल फ्रैक्चर, साधारण फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूट जाती है लेकिन कोई भी त्वचा पे कोई भी प्रभाव नहीं आता है, वो हो गई आपकी सिंपल। कंपाउंड में हमने पढ़ा कि हमारी त्वचा भी फट जाती है और साथ में हड्डी भी टूटती है। इसके बाद आपका विस्थापन हमने पढ़ ही लिया था, जिसको हिंदी में इंग्लिश में हम डिसलोकेशन पढ़ रहे थे, और विस्थापन बोलते हैं उसको, जोड़ों का विस्थापन। ओके, तो सिंपल के बाद आपकी आ गई ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक भी है इसमें। कॉम्बिनेटेड बहुखंड, मतलब एक हड्डी का कई पार्ट्स में टूट जाना, बहुखंड, कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज कच्ची अस्थिभंग, ग्रीन स्टिक, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। आमतौर पे बच्चों में होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। फिर कहोगे सर ने पढ़ाया था, हाँ क्वेश्चन आ गया, कौन सा फ्रैक्चर बच्चों में पाया जाता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। हिंदी में बोले तो कच्ची अस्थिभंग, ऐसे मुड़ जाती है। नेक्स्ट इज आड़ा तिरछा टूट जाना, ट्रांसवर्स, आड़ा तिरछी हड्डी टूट जाना, ठीक है। इसके बाद इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, पचड़ी अस्थिभंग, हड्डी है टूटी और एक दूसरे में फंस गई ऐसे, दैट इज पचड़ी, इम्पैक्टेड। तो ये आपके हड्डियों के पार्ट है। एक है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है भाई, हड्डी टूटी और शरीर के कोई ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचा दिया, लीवर को नुकसान पहुंचा दिया, पैनक्रियाज को पहुंचा दिया, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा दिया, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। चलिए, हड्डियाँ यहाँ पर हो गई। और आपके सिलेबस में बस वाओ इतना ही था। हाँ, एक चीज़ आप याद कर लीजिए, इनका मैनेजमेंट क्या है। इनका मैनेजमेंट क्या है, एक ही वर्ड याद रखना भाई, प्राइस। ये इनका प्रबंधन है, खेल चोटों का प्रबंधन। अगर स्किन की चोट नहीं है तो, अगर स्किन फट गई तो क्या करते हो आप? पहले उसको एंटीबैक्टीरिया से, एंटी इन्फेक्शन से साफ करते हो, रक्त के प्रवाह को रोकते हो, फिर बेटाडीन वगैरह लगा के उसको ढक देते हो, पट्टी कर देते हो। लेकिन अगर स्किन नहीं फटी है, हड्डी टूट गई, डिसलोकेशन हो गया, स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया, क्या करते हो? प्राइस याद रखो, पी, प्रिवेंट फर्दर मूवमेंट, आगे की गतियों को रोकना, है ना। गर्दन में प्रॉब्लम आ गई तो भाई ऐसे ऐसे घुमा के मत देखना। नेक्स्ट आराम, रेस्ट। तीसरा बर्फ, आइस, 48 से 72 घंटे मूव वगैरह मत लगाना एक चोट पे, 72 घंटे बाद, 48 घंटे बाद काम करती हैं आइडेक्स वगैरह। कंप्रेशन मतलब हिंदी में दबाव, जो तुम कहते हो ना गरम पट्टी, वो गरम पट्टी नहीं होती, कंप्रेशन पट्टी होती है। फ्रैक्चर होता है, प्लास्टर बांधा जाता है ना, वो कंप्रेशन का काम करता है। ई एलिवेशन, ऊंचाई,
फिल्मों में देखा होगा, पैर में चोट लगी, पैर ऊपर है, तकिए के ऊपर लगा हुआ है, ऐसे लटकाया रखा है, वो ऊंचाई देने के लिए होता है। ये हो गया मैनेजमेंट आपका। स्पोर्ट्स इंजरीज मैनेजमेंट, खेल चोटों का प्रबंधन। बहुत बढ़िया, चैप्टर 7 कंप्लीट कर दिए भाई आप लोगों ने। चैप्टर 8 बहुत आसान है, सिंपल। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। न्यूटन लॉ मोशन की गति के नियम क्या है और इनका खेलों में क्या उपयोग है। भाई न्यूटन के 3 लॉ है, जड़ता का नियम, त्वरण का नियम और प्रतिक्रिया का नियम। इंग्लिश में बोले तो लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? एक चीज जो जड़ है, जो चीज स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो चलयमान है वो चलती रहेगी। मीन्स एनीथिंग विच इज इन मोशन रिमेन्स इन मोशन, विच इज स्टिल रिमेन्स स्टिल। फॉर एग्जाम्पल, तुम अगले दिन क्लास में जाते हो, डेस्क वहीं मिलते हैं ना, जब तक कोई हिलाता नहीं, टिल एक्सटर्नल फोर्स नॉट अप्लाइड ऑन देम। तो दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका खेलों में उपयोग क्या है? खेलों में उपयोग आप कुछ भी लिख सकते हो। फुटबॉल है, स्पोर्ट्स रूम में रखी है, वहीं पर मिलेगी अगले दिन। दूसरा, स्पोर्ट्स को किक, फुटबॉल को किक मारा, जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं तब तक वो रुकेगी नहीं। कोई ना रोके तो एक चीज और रोकती है, फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? त्वरण का नियम। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब जितनी शक्ति लगाओगे उतनी दूर जाएगी चीज। नीरज चोपड़ा ने भाई भाला फेंक दिया, ओलंपिक गोल्ड, जितना ताकत लगाई उतना दूर गया। दूसरा, जितनी भारी चीज होगी वो कम दूरी जाएगी। कोस्को की बॉल को फेंको, शॉर्टपुट को फेंको, जो भारी होगा वो कम दूर जाएगा, हल्की होगा दूर जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। खेलों में उपयोग, भाई फुटबॉल को जितनी जोर से किक मारोगे उतनी दूर जाएगा। नीरज चोपड़ा जितनी ताकत से भाला फेंकेगा उतना दूर जाएगा। शॉर्टपुट नजदीक गिरेगा, कोस्को की बॉल से उसी ताकत से फेंकोगे दूर जाएगी। खेलों में उपयोग। तीसरा, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, प्रतिक्रिया का नियम। फॉर एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन, मूवमेंट। पानी को आप पीछे धकेलते हो, बॉडी आगे जाती है। शूटिंग में आप फायर, बुलेट आगे गया, झटका पीछे आया। चलते हो, जितना आप अगर जमीन को नहीं धकेलोगे आप चल भी नहीं सकते। तो ये हो गया उसका नियम। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम, संतुलन, जहां पे सभी फोर्स जीरो हो जाते हैं। नेट फोर्स इज जीरो, संतुलन। डायनेमिक मतलब जब हम गति में हैं, स्टैटिक मतलब जब हम स्थिर हैं। गतिमान और स्थिर इसके 2 भाग हैं। गतिमान मतलब जब हमारे गति में शरीर है, संतुलित मतलब संतुलन मतलब स्थिर मतलब जब हम स्थिर अवस्था में। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ भी नेट फोर्स जीरो है भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे ऑल फोर्स इज जीरो। इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के क्या क्या एप्लीकेशन है भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी नीचे होगी उतने हम बैलेंस होंगे। रेसलर्स, पहलवानी देखें कितना झुक के लड़ते हैं क्योंकि वो उतने स्थिर हैं। दूसरा, बेस ऑफ सपोर्ट,